Assalamualaikum everyone, myself Sumal Talib and welcome back to my channel. This video is for quality control test for liquids part 2. पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को कुछ टेस्ट बताए थे जो कि हम लिक्विड्स पे परफॉर्म करते हैं। वो टेस्ट क्या हैं वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं मज़ीद टेस्ट बताऊंगी कौन कौन से हम इमल्जन और सस्पेंशन पे परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम उसकी स्टेबिलिटी को मालूम कर सकें या फिर डिफरेंट पैरामीटर्स, यूनिफॉर्मिटी ऑफ मास एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ वॉल्यूम वगैरह को देख सकें। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। जनरली इस फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन को तभी हम फिजिकली स्टेबल कहते हैं जब उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों थ्रू आउट द डिस्पर्जन। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर उसमें कोई ना कोई अनस्टेबिलिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल कि जब आप सस्पेंशन बनाते हो उस वक्त तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन जब उसको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आप रखते हो तो उसमें सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स हो जाती है। ठीक है, बॉटम पे, कंटेनर के बॉटम पे जो है ना पार्टिकल्स नीचे आके सेटल डाउन कर जाएंगे। इसको हम कहते हैं कि सेडिमेंटेशन हो गई है। अब सेडिमेंटेशन को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पार्टिकल साइज ऑफ एनी सस्पेंशन इज़ क्रिटिकल। जो पार्टिकल साइज ऑफ इंटरनल फेज होगा ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से कि वही ज़्यादातर इफेक्ट करता है वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन को। अगर लार्जर पार्टिकल साइज होगा तो इट विल सेटल फास्टर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन फिर ज़्यादा होगी। अगर पार्टिकल साइज़ बड़ा है तो वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन भी ज़्यादा होगी। अगर पार्टिकल साइज़ कम है तो वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन भी कम होगी। लेकिन अगर बहुत ही फाइन पार्टिकल है तो इसकी वजह से एक और अनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो पार्टिकल्स है ना वो सेटल डाउन तो स्लो होंगे, लेकिन वो जब सेटल डाउन होंगे तो वो इंट्रैपमेंट ऑफ लिक्विड नहीं करेंगे, उनके दरमियान कोई एयर इंट्रैपमेंट, लिक्विड इंट्रैपमेंट नहीं होगी, तो वो एक हार्ड केक बना लेंगे एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो इस तरह से पार्टिकल साइज़ को हमने इस तरह मेंटेन करना है, ऑप्टिमाइज पार्टिकल साइज़ लेना है कि बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत ही छोटा भी ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रोक लॉ। स्ट्रोक लॉ क्या है और किस चीज़ को डिनोट करता है? स्ट्रोक लॉ में हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, v इज इक्वल्स टू डी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय रो एस माइनस रो नॉट मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइडेड बाय 18 ईटा नॉट। यहाँ पे जो v है ना वो डिनोट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन को, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है d से। d इज़ द डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स इन सेंटीमीटर, रो s इज़ द डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेस और रो नॉट डेंसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। जहाँ पे भी s होगा वो डिस्पर्स फेस की बात होगी, जहाँ पे नॉट होगा वो डिस्पर्जन मीडियम की बात होगी। g क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ईटा क्या है? द विस्कोसिटी। ईटा नॉट होगा तो विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम इन पॉइज। पॉइज इज़ द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे अगर हम फार्मूला को देखें, स्ट्रोक लॉ को देखें, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है, जो मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड में बताया है, कि अगर पार्टिकल साइज़ बड़ा होगा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी सेडिमेंटेशन की, और अगर पार्टिकल साइज़ कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हमारे पास जो ग्रेविटी है उसका क्या इफेक्ट है वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन पे, तो उसका भी हमारे पास डायरेक्ट इफेक्ट है। अगर ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगी, लेकिन अगर ग्रेविटी कम है तो इसका फिर डायरेक्ट इफेक्ट होगा और वेलोसिटी कम होगी। इसके अलावा हमारे पास है ईटा नॉट, द विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। इसका यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है विथ वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन। अगर हम विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम को इन्हांस कर दें, इंक्रीज़ कर दें, तो जो पार्टिकल सस्पेंड हुए हुए हैं ना सस्पेंशन के अंदर, उनकी सेडिमेंटेशन वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। For particles having a diameter of about 2 to 5 micrometer, Brownian movement counteracts sedimentation to a measurable extent at a room temperature by keeping the dispersed material in a random motion. मोस्टली जो रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स होती है ना इन अ लिक्विड, उसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अब क्या करें, अगर हमारे पास पार्टिकल्स 2 to 5 माइक्रोमीटर डायमीटर वाले हैं तो क्या होगा कि इन पार्टिकल्स के अंदर जो ब्राउनियन मूवमेंट है ना वो काउंटर एक्ट करेगी ग्रेविटी को।
ठीक है। ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ब्राउनियन मूवमेंट जो होगी वो इरेगुलर मूवमेंट जो पार्टिकल्स की होगी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन द डिस्पर्जन। और इस जो इक्विलिब्रियम है ना, उसको हम कहेंगे कि इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम, जिसमें ग्रेविटी इज़ न्यूट्रलाइज बाय ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है। तो अगर हमारे पास डायमीटर 2 to 5 माइक्रोमीटर है, तो ऐसे पार्टिकल्स जो है ना ग्रेविटी को इतना ज़्यादा जो है ना रिस्पॉन्ड नहीं करते, और ब्राउनियन मूवमेंट और ग्रेविटी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है थिक्सोट्रॉपिक सस्पेंशन। थिक्सोट्रॉपिक सस्पेंशन को डिफाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थिक्सोट्रॉपी है क्या। थिक्सोट्रॉपी इज डिफाइंड एज द आइसोथर्मल स्लो रिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ जेल इनटू सोल। इसमें क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें सेम टेम्परेचर पे आइसोथर्मल कंडीशन है, तो सेम टेम्परेचर होगा, स्लो स्पीड इसकी स्लो होती है, लेकिन रिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ जेल इनटू सोल एंड सोल इनटू जेल। इसमें क्या होता है कि सेमी सॉलिड जो होता है, जिसको हम जेल कह रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज सोल, और फिर दोबारा से यही लिक्विड स्टैंडिंग कंडीशन पे दोबारा जेल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। रिवर्सिबल कन्वर्जन होती है, और सेम टेम्परेचर पे हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें या कम करें, ऑफ कोर्स उसका भी इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि सेम टेम्परेचर पे भी ये पॉसिबल है। अब ये जो थिक्सोट्रॉपिक सब्सटेंसेस ऑन अप्लाइंग शेयर स्ट्रेस कन्वर्टेड टू सोल, जब इन पे शेयर स्ट्रेस पर अप्लाई की जाती है, इन पे कोई फोर्स अप्लाई की जाएगी, स्ट्रेस अप्लाई की जाएगी ताकि वो कंटेनर से मूव आउट करें, तो क्या होगा कि जब कंटेनर के अंदर होंगे तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होंगे, जेल फॉर्म में होंगे, लेकिन जब उनको एक्सक्रूड किया जाएगा फ्रॉम द कंटेनर तो वो लिक्विफाई हो जाएंगी, सोल में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है। रेस्ट कंडीशन में क्या होगा, वो आपके पास जो सस्पेंशन है ना वो विस्कस फॉर्म में होगी, जिसकी वजह से जो है ना प्रिवेंट करेगी सेडिमेंटेशन को। ठीक है। मोस्टली सेडिमेंटेशन हम देखते हैं कि सस्पेंशन में तभी होती है जब वो स्टोरेज कंडीशन में होती है, रेस्ट कंडीशन में होती है। तो यहाँ पे जब रेस्ट कंडीशन है, स्टोरेज कंडीशन, उस वक्त आपके पास सस्पेंशन जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में है, इतनी विस्कस है कि वो प्रिवेंट कर सके सेडिमेंटेशन को, एग्रीगेशन को, अल्टीमेटली केकिंग ऑफ पार्टिकल्स भी नहीं होंगे। लेकिन उसको जब एजिटेट किया जाता है, शेक किया जाता है, उस इज़ अप्लाइड द विस्कोसिटी इज़ रिड्यूस। ठीक है। जब उस पर शेकिंग की जाएगी, एजिटेशन की जाएगी, शेयर स्ट्रेस अप्लाई की जाएगी, तो क्या होगा कि उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। विस्कोसिटी कम होगी तो वो इजीली जो है ना माउथ ऑफ द बॉटल से जो है ना एक्सक्रूड हो जाएगा। ठीक है। तो गुड फ्लो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी जब हमने उसको अप्लाई करना है एट द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। उस वक्त उसकी जो है ना विस्कोसिटी कम हो जाएगी, इजीली उसकी एक्सक्रूडेबिलिटी होगी, लेकिन रेस्ट कंडीशन पे वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होगी, जिसकी वजह से वो सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्जन की अगर हम बात करें, तो इमल्जन को हम तभी स्टेबल कहेंगे जब उसमें कॉलिसेंस ना हो, उसमें क्रीमिंग ना हो, फेस सेपरेशन ना हो, और उसकी जो एलिगेंस है ना वो मेंटेन रहे। ठीक है। उसकी एलिगेंस में क्या क्या आ जाता है, उसके अपीयरेंस, उसका कलर, ऑर्डर, हर चीज़ उसकी मेंटेन रहे, और उसमें अनस्टेबिलिटी ना हो। अब हमारे पास डिफरेंट तरह की अनस्टेबिलिटी है। अगर हम इस डायग्राम की तरफ आ जाएं, गुड इमल्जन वही होगी जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो इंटरनल फेज़ है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्सटर्नल फेज़ में। लेकिन अगर आपके पास पार्टिकल्स जो है ना एग्रीगेटेड फॉर्म में है एक जगह पे, उसको हम कहेंगे कि ये फ्लॉकुलेशन हो गई है। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स मिल के मर्ज होके एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, तो हम इसको कहेंगे कि इसमें कॉलिसेंस हो गई है। ठीक है। लेफ़्ट साइड पे जो फिगर है उसमें आप देख सकते हैं कि जो है ना एक दो पार्टिकल्स आपस में जो है ना कंबाइन करके मर्ज करके एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे कि इसमें कॉलिसेंस हो गई है। थर्ड अनस्टेबिलिटी ये होगी कि इसमें जो है ना इमर्जन के अगर अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑयल इंटरनल फेस है, तो ऑयल क्या करेगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा, एक लेयर बना लेगा, क्रीमिंग करेगा। इसको हम कहेंगे कि क्रीमिंग का प्रोसेस हो गया, गुड इमर्जन नहीं है। इसके अलावा जो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, जिसमें क्या होता है कि आपके पास जो इंटरनल फेज़ है और एक्सटर्नल फेज़ दोनों ही सेपरेट आउट हो जाएं, दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो इट विल नो लॉन्गर बी इमल्जन। आपके पास जो ऑयल फेज़ है वो ऊपर आ जाएगा और जो वाटर फेज़ है वो नीचे रह जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि ब्रेकिंग हो गई है, या फिर इसको कहते हैं कि फेज़ सेपरेशन हो गई है। पीछे हम आ जाते हैं जहाँ पे हमने बात की थी कि स्टेबिलिटी ऑफ इमल्जन
कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं कि उसमें अगर अनस्टेबिलिटी होगी, कोलिसेंस ना हो, क्रीमिंग ना हो, फिर सेपरेशन ना हो। कोलिसेंस की बात हमने की थी कि मर्जिंग ऑफ 2 और मोर ड्रॉपलेट्स, बबल्स और पार्टिकल्स इनटू 1 विल रिजल्ट इन कोलिसेंस। और क्रीमिंग रिजल्ट इन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। क्रीमिंग हो या फिर जो भी अनस्टेबिलिटी हो, किसी भी फॉर्म में जो है ना आपकी जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं रहेगी अगर इमर्जन के अंदर कोई भी अनस्टेबिलिटी आ गई है। फेस सेपरेशन या फिर ब्रेकिंग जो हमने पढ़ा है उसको हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। फेस सेपरेशन कैन मे बी ऑब्जर्व विजुअली और बाय सब्जेक्टिंग द इमल्जन टू वेरियस स्ट्रेस कंडीशन। आप इसको जो है ना विद आई विजुअली देख सकते हो, लेकिन अगर इस तरह आप नहीं देख पा रहे, अगर माइक्रो इमल्जन है तो आप डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशंस के थ्रू इसको चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग, टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन पे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि इस इमल्जन में फेस सेपरेशन हो रही है या नहीं हो रही। इसके क्या क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से फेस सेपरेशन होती है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जो इंटरनल फेस है और जो आपका एक्सटर्नल फेस है उन दोनों के दरमियान डेंसिटी डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि जो आपके पास ऑयल फेस है उसमें या फिर वाटर फेस या फिर जो भी इंटरनल एक्सटर्नल फेस है उसमें एक फेस का जो है ना डेंसिटी बहुत कम है तो वो जो है ना सरफेस पे आ जाएगा, और दूसरे फेस की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो नीचे सेटल डाउन करेगा, तो दोनों फेस जो है ना आपस में जो है ना ब्रेकिंग हो जाएगी, आपस में एक दूसरे के साथ इमल्जन नहीं बनाएंगे। इसके अलावा पार्टिकल साइज इफेक्ट करता है, विस्कोसिटी क्या है इमल्जन की, वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अब हम इसको रिकवर कैसे करें। अगर आपके पास किसी भी इमल्जन में फेस सेपरेशन हो गई है ड्यूरिंग स्टोरेज, तो हम उसको रिकवर करने के लिए जेलिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। और जेलिंग एजेंट्स होते क्या हैं, ये थिकनर्स होते हैं दैट कैन इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं ट्रैगरकेंट, पेक्टिन, स्टार्च, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉलीमर यूज़ करते हैं कार्बोमर। इसके अलावा सोडियम एल्जिनेट है, जेलेटिन, और काफ़ी सारे सेलुलोज डेरिवेटिव्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो जो इमर्जन की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने से जो है ना प्रिवेंट कर रही हैं। ये चीज़ें अगर इसमें हो गई तो इमर्जन जो है ना वो गुड इमर्जन नहीं होगी, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, जो इंटरनल फेज़ है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा इमर्जन के अंदर, और इसकी एलिगेंस भी अफेक्ट होगी। डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल काउंट। आपने इमर्जन का पार्टिकल साइज और पार्टिकल काउंट किस तरह से फाइंड आउट करना है, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी एंड कोल्टर काउंटर ऑपरेटर्स। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में आप क्या करोगे, अपने इमर्जन की स्लाइड माउंट करोगे, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू आप फाइंड आउट करोगे कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, उसको हम कह देंगे कि इतना पार्टिकल काउंट है। अब उन पार्टिकल्स का साइज़ क्या है वो फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल अटैच्ड इन द माइक्रोस्कोप। दूसरा मेथड हमारे पास है कोल्टर काउंटर ऑपरेटर्स। कोल्टर काउंटर ऑपरेटर्स में क्या होता है, हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, इन दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में एक हिंड्रेंस होती है। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो कि ब्लू कलर रीजन जो है वो आपके पास कंपार्टमेंट है, इन दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में ब्राउन कलर के आप देख सकते हो एक सेपरेशन है, एक हिंड्रेंस है। इस सेपरेशन के बीच में बिल्कुल सेंटर पे आपके पास एक अपर्चर होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है। ठीक है, अब क्या होगा कि हम जब इसको किसी भी अपने सॉल्वेंट को, जो भी आपके पास इमल्जन, जो भी आपका सैंपल है उसको आप प्लेस करोगे एक कंपार्टमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने ऑयल इन वाटर इमल्जन प्लेस कर दिए एक कंपार्टमेंट के अंदर। अब क्या होगा कि वो इमल्जन दूसरे कंपार्टमेंट में जाएगी, फ्लो करेगी। कहाँ से फ्लो करेगी, इस अपर्चर के थ्रू। ठीक है, इस अपर्चर में से पास करके वो दूसरे कंपार्टमेंट में जाएगी। जब वो इस अपर्चर में से पास करेगी ना तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है ना, इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बेसिस पे हम ये बताते हैं कि इस इमल्जन के अंदर पार्टिकल साइज़ क्या था और कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी ऑयल इन वाटर इमल्जन है, आपने एक कंपार्टमेंट के अंदर ऑयल इन वाटर इमल्जन डाल दी, अगर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं तो लो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर पार्टिकल साइज इंक्रीज़ कर जाए तो रेजिस्टेंस हाई होगी। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो आपके पास फाइन पार्टिकल्स थे ना उन्होंने एग्रीगेशन बना ली है। ठीक है, तो आप इंस्टेबिलिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हो कोल्टर काउंटर ऑपरेटर्स के थ्रू। ठीक है, अगर आपके पास रेजिस्टेंस बहुत ही एक्सट्रीमली हाई आ रही है तो उसका एक रीज़न ये भी है कि जो आपके ऑयल ड्रॉपलेट्स थे उन्होंने एग्रीगेशन कर लिया है, जिसकी वजह से जो है ना रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गई है। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रॉपर्टीज़।
अब इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो आपके पास चार्ज पार्टिकल है उनकी जो है ना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस तरह से अपनी मोशन शो कर रहे हैं। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल है उनकी माइग्रेशन किस तरह से हो रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इमर्जन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि वो इमर्जन स्टेबल है या नहीं है। अगर स्टेबल है तो किस हद तक वो स्टेबल है। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रॉपर्टीज लाइक जीटा पोटेंशियल is useful for assessing flocculation since electrical charges on the particles influence the rate of flocculation। जो आपके पास पार्टिकल्स होंगे इमर्जन के अंदर, अच्छा ये जो जीटा पोटेंशियल है हम ये फाइंड आउट करेंगे इन पार्टिकल्स का, और जीटा पोटेंशियल आप इमर्जन के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो और सस्पेंशन के अंदर भी। ठीक है, अब जो है ना जीटा पोटेंशियल अफेक्ट करती है, फ्लॉकुलेशन को भी अफेक्ट करती है। किस तरह से अफेक्ट करती है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जीटा पोटेंशियल होता क्या है। जीटा पोटेंशियल ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिस्पर्जन मीडियम, आपके पास दो मीडियम है, एक डिस्पर्स फेज्ड और एक डिस्पर्जन मीडियम है। अब जो डिस्पर्जन मीडियम है वहाँ से लेके पोटेंशियल डिफरेंस एंड द स्टेशनरी लेयर ऑफ द फ्लूइड अटैच टू द डिस्पर्स पार्टिकल। जो आपके पास डिस्पर्स पार्टिकल है ना इमर्जन के अंदर या सस्पेंशन के अंदर, उस डिस्पर्स पार्टिकल के अराउंड जो डिस्पर्जन मीडियम की स्टेशनरी लेयर है ना, जिसको हम कहते हैं स्टर्न लेयर, इस स्टेशनरी लेयर से लेके डिस्पर्जन मीडियम के तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, हम उसको कहते हैं कि जीटा पोटेंशियल है। जीटा पोटेंशियल कितना होगा तो किस चीज़ को डिनोट करता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। जीटा पोटेंशियल किस चीज़ से हम मेजर करते हैं, इसका इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसका नाम ये होता है कि जीटा साइज़र। जीटा साइज़र की हेल्प से हम जीटा पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। वैसे जीटा साइज़र के थ्रू हम पार्टिकल साइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास +5 या -5 के दरमियान वैल्यू आ जीटा पोटेंशियल की, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल्स जो है ना आपस में एग्लोमरेशन बहुत ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा है, तो अनस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा। अब जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी, -15 से -10 या फिर नेक्स्ट -30 से -15, -40, -60, -100, जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है तो जीटा पोटेंशियल जो है ना वो अच्छा होता जाएगा, ज़्यादा जीटा मतलब उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, जो आपकी लिक्विड है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज़ करती है जीटा पोटेंशियल की तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। फॉर एग्जांपल अगर -40 और दूसरी तरफ आपके पास -15 है तो -40 कम वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू -15, तो जो -40 है ना वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा एज़ कम्पेयर टू -15। जबकि अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें तो जैसे जैसे जीटा पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, अब जीटा पोटेंशियल अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखें, आपके पास जो मिड वाला पार्टिकल है ना वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को सराउंड कर रहा है एक स्टेशनरी लेयर ऑफ द लिक्विड। ये जो स्टेशनरी लेयर होगी वो पॉजिटिव चार्ज होगी, क्योंकि अगर आपके पास नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी जो सराउंडिंग्स होंगी उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उसके साथ आकर अटैच कर जाएंगे। अब ये जो फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज लेयर है ना इसको हम कह रहे हैं स्टर्न लेयर, स्टेशनरी लेयर ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, या फिर स्टर्न लेयर इसको कहते हैं। इस स्टर्न लेयर के नेक्स्ट जो ग्रीन कलर की लेयर आपको शो हो रही है ना, इसको हम कहते हैं डिफ्यूज़ लेयर। डिफ्यूज़ लेयर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी क्लियर कट पॉजिटिव लेयर या नेगेटिव लेयर नहीं है, दोनों चार्ज पार्टिकल्स आपके पास मौजूद हैं। अब इस डिफ्यूज़ लेयर को फर्दर जो डिस्पर्जन मीडियम है उससे सेपरेट आउट करने के लिए आपके पास एक स्लिपिंग प्लेन होता है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि जो स्टर्न लेयर है और स्लिपिंग प्लेन है, इन दोनों के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना उसको हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। ठीक है, स्टर्न लेयर और स्लिपिंग प्लेन के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव में इंक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है ना स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती जा रही है। स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो मोस्टली दो पैरामीटर्स हम देखते हैं, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन बिफोर सेटलिंग।
अच्छा, इस सेडिमेंटेशन वॉल्यूम में हम ये देखते हैं कि आपके पास जो सस्पेंशन के अंदर सेडिमेंटेशन हुई है उसका वॉल्यूम कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन। अब आपके पास जो सेडिमेंट वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम से कम भी हो सकता है, टोटल वॉल्यूम के बराबर भी हो सकता है और टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप इस फिगर में देखें, जो फर्स्ट फिगर है उसमें आपके पास जो टोटल वॉल्यूम आपके पास 100 था, लेकिन आफ्टर सेडिमेंटेशन जो सेडिमेंट वॉल्यूम है वो 50 ml हो गया है। ठीक है, 50 ml आपके पास सेडिमेंट वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम आपके पास 100 है। तो डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन और ये जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है इसको आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे कि 50 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपको जो है ना सेडिमेंटेशन वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। 50 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो कंडीशन है उसमें आपके पास जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन था उतनी उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट वही हो गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो रेशियो की वैल्यू आएगी वो होगी 1, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट है उतना ही टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन है, तो इक्वल वॉल्यूम हो गया तो आपके पास वैल्यू आएगी 1। लेकिन अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट ओरिजिनल वॉल्यूम को भी क्रॉस कर जाए, हाँ जी, दिस इज़ पॉसिबल कि आपके पास जो सेडिमेंट वॉल्यूम है वो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन से भी ज़्यादा हो जाए। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि लूज़ फ्लॉक्स बनते हैं। लूज़ फ्लॉक्स की वजह से क्या होता है कि वो लिक्विड को इंटरैक्ट कर लेंगे, उनके पार्टिकल्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है जिसकी वजह से वो लूज़ फ्लॉक्स बनाते हैं, लिक्विड इंटरैक्टमेंट हो जाएगी, तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर आपके पास f की वैल्यू जो है, टोटल आपके पास रेंज ये है कि f की वैल्यू इज़ इक्वल टू 1, f की वैल्यू इज़ लेस देन 1 एंड इट इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि f की वैल्यू लेस देन 1 ही होती है, आपके पास जो सेडिमेंट वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम से कम ही होता है। लेकिन रेयर केसेस में ये होता है कि वो उसके इक्वल भी हो सकता है और इसके उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ जो है ना सेडिमेंट और आपके पास टोटल वॉल्यूम इक्वल हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये फ्लॉकुलेटेड इक्विलिब्रियम है। ठीक है, दिस सिस्टम इज इन फ्लॉकुलेटेड इक्विलिब्रियम एंड शो सेडिमेंटेशन एंड नो क्लियर सुपरनेटेड नॉन स्टैंडिंग। जब आप उसको छोड़ देते हो कि उसके ऊपर कोई भी सुपरनेटेड नहीं बचता, पूरा का पूरा जितना वॉल्यूम था उतना उस सारे में ही जो है ना सेडिमेंटेशन हो जाती है। नेक्स्ट केस जो मैंने आप लोगों को बताया कि एफ इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये है कि वी यू इज़ ग्रेटर देन वी नॉट, सेडिमेंट वॉल्यूम is greater than total volume of suspension. Sediment volume is greater than the original volume due to the network of flocks formed in the suspension, so loose and fluffy sediment. आपके पास जो sediment अगर बहुत ज़्यादा है, अगर ओरिजिनल वॉल्यूम से ज़्यादा आ रहा है तो इसका रीज़न ये है कि आपके पास जो लूज फ्लॉक्स बन रहे हैं वो बहुत ही फ्लफ़ी हैं, उनका जो नेटवर्क है उसके अंदर लिक्विड इंटरैक्टमेंट हो सकती है जिसकी वजह से जो है ना वो फ्लफ़ी नेचर के जो होते हैं थोड़े से फूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो ओरिजिनल वॉल्यूम को क्रॉस कर जाते हैं। और नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास है डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन, जिसको बीटा से शो करते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मोस्टली ये 1 से ज़्यादा ही होती है। इट इज़ वेरी यूजफुल पैरामीटर फॉर फ्लॉकुलेशन। अच्छा, हमारे पास जनरली दो तरह की सस्पेंशंस होती हैं, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन और डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। अब ये जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन है ना, इट इज़ वेरी यूज़फुल पैरामीटर फॉर फ्लॉकुलेशन। किस तरह से यूज़फुल है कि इसमें हम क्या करते हैं कि रेशो लेते हैं अल्टीमेट सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन टू द अल्टीमेट सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ द डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। जो आपके पास सेडिमेंटेशन हो रही है ना, उस सेडिमेंट वॉल्यूम फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर कितना है उसको आप डिवाइड करोगे कि डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर कितना वॉल्यूम है। अब इसको फाइंड आउट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस होती क्या है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। जो आपके पास फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होती है ना, अगर आप फिगर की तरफ आ जाएं तो फर्स्ट फिगर जो है ना शॉर्ट पीरियड है, विद इन मिनट्स। विद इन मिनट्स क्या होगा कि फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में जो है ना आपके पार्टिकल जो है ना स्टार्ट कर जाएंगे नीचे सेटल डाउन करना, जबकि डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, इस वजह से वो इतनी जल्दी सेडिमेंट नहीं करता। ठीक है, तो जो फ्लॉकुलेटेड है उसमें वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट है, हाई है, लेकिन रैपिडली वो नीचे सेटल डाउन करेंगे। लेकिन जो आपके पास डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन है उसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बहुत स्लो है। अब क्या होगा कि जो आपके पास सेडिमेंटेशन रेट स्लो होगा जिसकी वजह से जो है ना जो सेडिमेंट्स है ना वो इंटरैप नहीं करेंगे लिक्विड को, जो सराउंडिंग लिक्विड है वो उसको इंटरैप नहीं करेंगे
इंटरप्ट नहीं करेंगे तो वो स्लोली नीचे बॉटम पे जो है ना सेटल डाउन करना शुरू हो जाएंगे। सेकंड में अगर आप देखें मीडियम पीरियड में आपके पास जो है ना डीफ्लॉकुलेटेड में बहुत ही थोड़ा वॉल्यूम है जो नीचे सेटल डाउन किया, लेकिन फ्लॉकुलेटेड में अच्छा खासा वॉल्यूम है। लेकिन ये जो अच्छा खासा वॉल्यूम है ये पोरस सेडिमेंट होता है, ठीक है। ये टाइटली फ्लॉक्स जो है ना सेडिमेंट्स नहीं बनाते, हार्ड सेडिमेंट नहीं बनाते, जबकि डीफ्लॉकुलेशन में आपके पास हार्ड सेडिमेंट बनते हैं। थर्ड फिगर की तरफ अगर आ जाए लॉन्ग पीरियड वीक्स और ईयर्स, उसमें क्या होगा कि जो आपके पास फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन है उसके अंदर सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ज़्यादा होगा, डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर कम होगा। लेकिन जो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन है उसके अंदर जो सेडिमेंटेशन बनेगी, सेडिमेंट होगा पार्टिकल्स नीचे, वो इजीली रीडिस्पर्स हो सकते हैं विथ शेकिंग, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे बात की कि वो पोरस सेडिमेंट्स बनाते हैं, लिक्विड की इंटरैप्टमेंट होती है, इजीली वो रीडिस्पर्स हो सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो हमारे पास डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन है इसमें पार्टिकल्स स्लोली नीचे सेटल डाउन करेंगे, स्लोली सेटल डाउन करेंगे तो कोई लिक्विड इंटरैप्टमेंट नहीं होगी, वो एक बहुत ही टाइटली और बाउंड जो है ना केक बना लेंगे बॉटम पे, जो कि ईजिली रीडिस्पर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो नीचे हार्ड केक बन जाएगा, इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग भी कहते हैं और क्लेइंग भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों में ये चीज़ देखी कि डिफरेंस ये है कि फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है और डीफ्लॉकुलेटेड में कम होता है। बड़े पार्टिकल्स होने की वजह से क्या होता है कि वो सेटल डाउन फास्ट करेगा, लेकिन जो सेडिमेंट बनाएगा वो इजीली रीडिस्पर्स हो सकता है, जबकि डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो है, लेकिन जब वो नीचे सेडिमेंट बना लेगा तो वो इजीली रीडिस्पर्स नहीं होगा विद शेकिंग और एजिटेशन, ठीक है। तो आपके पास हमेशा सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। तो आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन है उसमें आपने क्या करना है कि जितना आपके पास फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर वॉल्यूम आया सेडिमेंट का वो फाइंड आउट करना है, उसको डिवाइड करना है जितना आपके पास डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट आया है। तो इस लिहाज से आपके पास डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन आपको पता चल जाएगी, और जो बीटा की वैल्यू होगी वो मिनिमम 1 होगी, 1 से कम इसलिए नहीं हो सकती कि आपके पास डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर जो सेडिमेंट वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ नहीं कर सकता फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन से। तो आपके पास जो रेशियो में ऊपर वाली वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी और नीचे वाली कम होगी, इसकी वजह से जो है ना मिनिमम वैल्यू इसकी 1 ही होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड। अच्छा, इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड में हम जो है ना देखते हैं कि पार्टिकल्स अपनी मोशन किस तरह से शो कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द डिटर्मिनेशन ऑफ जीटा पोटेंशियल ऑफ सस्पेंशन इज हेल्पफुल टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंशन। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि जीटा पोटेंशियल जो है ना स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन और इमल्जन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। डीफ्लॉकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स इज ऑब्टेन्ड when the zeta potential is higher than the critical value and the repulsive forces supersede the attractive forces। अगर आपके पास जीटा पोटेंशियल जो है ना उसकी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से जो नॉर्मल रेंज होती है उससे बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें क्या होता है आपके पास डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन ऑब्टेंड होती है, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो डीफ्लॉकुलेशन करते हैं, डीफ्लॉकुलेशन करेंगे आपके पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगी, रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी, इन द एंड आपके पास हार्ड केक ऑब्टेंड हो सकता है। द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस द जीटा पोटेंशियल। तो फिर ऐसे केस में आप लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से जीटा पोटेंशियल उसका थोड़ा कम हो जाएगा। व्हेन दिस जीटा पोटेंशियल गोज बिलो द क्रिटिकल वैल्यू द अट्रैक्टिव फोर्सेज सुपरसीड द रिपल्सिव फोर्सेज एंड द फ्लॉकुलेशन अगर, ठीक है, अगर क्रिटिकल वैल्यू के अंदर आपके पास जीटा पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है तो अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेज और आपके पास फ्लॉकुलेशन अगर होगी। अब ये क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं क्या? क्रिटिकल वैल्यूज़ यहाँ पे बात की जा रही है -25 मिली वोल्ट से लेके +25 मिली वोल्ट। अब इसके अंदर अगर आपके पास वैल्यू है जीटा पोटेंशियल की तो फ्लॉकुलेशन होगी, अगर इससे बाहर है तो डीफ्लॉकुलेशन होगी। द माइक्रोमेरिटिक मेथड, इसमें आप क्या करते हो माइक्रोस्कोपी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं पार्टिकल साइज़ क्या है, ठीक है। आप सस्पेंशन का पार्टिकल साइज और पार्टिकल काउंट कोल्टर काउंट ऑपरेटर के थ्रू के कर सकते हो या फिर माइक्रोस्कोपी के मेथड के थ्रू कर सकते हो। अगर आप माइक्रोस्कोपी कर रहे हो तो इसमें आपको पता चलेगा कि साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है और क्रिस्टल हैबिट क्या है। क्रिस्टल हैबिट का मतलब होता है कि शेप ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है, जो करेक्टरिस्टिक एक्सटर्नल शेप ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिस्टल होती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल हैबिट।
अब इसमें मेथड ये है कि आप सबसे पहले अपने सैंपल को डाइल्यूट करोगे विथ ग्लिसरॉल और वाटर और लिक्विड पैराफिन। इनमें से आप कोई भी एक सॉल्वेंट ले सकते हो एज मेंशन इन मोनोग्राफ। जो भी आपका सैंपल है ना, आप उसका मोनोग्राफ देखोगे, उसमें जो भी मेंशन होगा वही सॉल्वेंट यूज़ करोगे। उसके बाद क्या करोगे, अपने स्लाइड को माउंट करोगे और माइक्रोस्कोपिकली उसको ऑब्जर्व करोगे। आपने इस तरह से ऑब्जर्व करना है कि 1000 पार्टिकल्स का आपने डायमीटर फाइंड आउट करने हैं। अगर आपने टोटल फाइंड आउट करने कितने पार्टिकल्स हैं तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पार्टिकल्स का डायमीटर फाइंड आउट करना है, उसका साइज फाइंड आउट करना है, तो आप टोटल 1000 पार्टिकल्स लोगे, उसका डायमीटर फाइंड आउट करोगे, उसका एवरेज लोगे। अब उस एवरेज को आप कंपेयर करोगे जो आपके पास मोनोग्राफ में लिमिट दी हुई होगी उसके साथ। ठीक है, आपके पार्टिकल साइज उतने ही होने चाहिए जितने मोनोग्राफ में हैं। अगर उतने नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए वे, या फिर उनका साइज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। ठीक है, अगर बहुत कम है तो हार्ड केक बन सकता है, अगर बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। तो आपने उसके ऑप्टिमाइज पार्टिकल साइज़ को ही यूज़ करना है ताकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करे थ्रू आउट द सस्पेंशन। अच्छा, फ्लॉकुलेटेड और डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में जीटा पोटेंशियल का क्या रोल है? जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, आप मिडल रेंज देख सकते हो, वाई एक्सिस में आप पोटेंशियल डिफरेंस देख सकते हो मिली वोल्ट में। अगर अराउंड ज़ीरो है, ठीक है, अराउंड ज़ीरो बिटवीन +25 एंड -25 मिली वोल्ट, तो आपके पास क्या होंगी कि फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन ऑब्टेन्ड होगी। ठीक है, फ्लॉकुलेटेड रीजन होगा। अगर फ्लॉकुलेटेड रीजन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या रहती हैं, वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। लेकिन अगर आपके पास +25 से बड़ी वैल्यू है अप टू +90 या फिर इससे भी ज़्यादा, तो आपके पास डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन ऑब्टेन होगी। लेकिन अगर -25 से कम वैल्यू हो अप टू -90 या फिर इससे भी कम, तो आपके पास डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन ऑब्टेन होगी। अब ये जो डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन है -25 से कम वाली या फिर +25 से ज़्यादा वाली, इसमें रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम विस्कोसिटी को अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे, जैसे आपने पीछे थिक्सोट्रॉपिक सस्पेंशन में पढ़ा था कि रेस्ट कंडीशन में उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो वो सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट कर सकती है। इस तरह से अगर फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव वन प्लेन सरफेस पास अनदर सरफेस under specified conditions when the space between them is filled by the liquid in question. This is the definition of viscosity. Resistance to flow is called as viscosity. ठीक है, उसको भी जो भी रेजिस्टेंस पेश आती है विद फॉर द फ्लो ऑफ वन लिक्विड सरफेस ओवर अनदर सरफेस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, उसको हम कहते हैं कि ये विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है। अब विस्कोसिटी इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन नेबरिंग पार्टिकल्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से विस्कोसिटी प्रोड्यूस होती है। लिक्विड्स विस्कोसिटी डिपेंड ऑन साइज एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स एंड अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अच्छा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड करती है कि जो हमने इंटरनल फेस लिया है उसका पार्टिकल साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, और अट्रैक्शन क्या, कौन सी अट्रैक्शन प्रेजेंट है पार्टिकल्स के अंदर, अट्रैक्शन ज़्यादा है या रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा है, कौन सी किस तरह की अट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें जो है ना विस्कोसिटी को अफेक्ट करती हैं। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर और विस्कोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। अगर हम 1 डिग्री राइज करें टेम्परेचर को तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी बाय 2%। ठीक है, तो ऑपोजिट रिलेशन है विथ टेम्परेचर। और ऑपोजिट, अच्छा, विस्कोसिटी का एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड होता है फ्लूइडिटी। जहाँ विस्कोसिटी में हम देखते हैं कि फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, फ्रिक्शन की वजह से विस्कोसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, resistance to flow is called as viscosity and the opposite of viscosity is called as fluidity. Measurement of viscosity, विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रियोमीटर और विस्कोमीटर्स। अगर हम रियोमीटर्स यूज़ करेंगे तो ये ऐसे फ्लूइड्स की विस्कोसिटी मेजर करेगा दैट आर कॉल्ड एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब हम देखेंगे कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते क्या हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते, इसका मतलब ये है कि उन पे जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उनकी जो विस्कोसिटी होती है ना वो डिफरेंट होती है, उनकी फ्लो कंडीशन डिफरेंट होती है।
ठीक है। इनके एक ही पैरामीटर के थ्रू हम इसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। स्ट्रेस अप्लाई करने पे इनकी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है, कांस्टेंट विस्कोसिटी नहीं होती इनमें। जबकि न्यूटोनियन फ्लूइड्स में जब स्ट्रेस अप्लाई करती हैं तो उनकी उसकी सेम विस्कोसिटी होती है, तो सिंगल विस्कोसिटी यूनिट से उसको डिफाइन किया जा सकता है। अच्छा, इसमें यह है कि रियोमीटर इज अ लेबोरेटरी डिवाइस यूज टू मेजर द वे इन विच ऑफ लिक्विड फ्लोज इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड फोर्सेज। अच्छा, बात ये होती है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो है ना, अप्लाइड फोर्सेज जब उन पर स्ट्रेस अप्लाई की जाती है तो उनकी विस्कोसिटी चेंज होती आती है। तो रियोमीटर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं लेबोरेटरी में जो हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए यूज़ करते हैं under the influence of different applied forces. It is used for those fluids विच कैन नॉट बी डिफाइंड बाय सिंगल वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, जिनकी सिंगल वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी विस्कोसिटी डिपेंड करती है कितनी स्ट्रेस अप्लाई की गई है। एंड देयरफॉर रिक्वायर मोर पैरामीटर्स टू बी सेट एंड मेजर्ड देन इन केस ऑफ विस्कोमीटर। तो ज़्यादा पैरामीटर्स चाहिए होती हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए एज़ कम्पेयर टू विस्कोमीटर। विस्कोमीटर में जब आप न्यूटोनियन फ्लूइड्स को फाइंड आउट करते हो तो इतने ज़्यादा पैरामीटर्स आपको नहीं चाहिए होते, उनकी सिंगल वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी होती है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है ब्रुकफील्ड रियोमीटर यूज़ करते हैं फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। विस्कोमीटर हम यूज़ करते हैं फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो होती हैं जिनकी सेम विस्कोसिटी होती है, जब आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करो तब भी उनका ग्राफ सेम ही होगा एज़ कम्पेयर टू विदाउट यूजिंग स्ट्रेस। इट इज़ यूज टू मेजर विस्कोसिटी विच आर अंडर वन फ्लो कंडीशंस। ठीक है, ऐसे लिक्विड जिनकी वन फ्लो कंडीशंस होती है विस्कोसिटी के, उनके लिए हम विस्कोमीटर को यूज़ करते हैं। आइडर द फ्लूइड रिमेन स्टेशनरी एंड एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू इट, और द ऑब्जेक्ट स्टेशनरी एंड द फ्लूइड मूव पास इट। इसमें विस्कोमीटर में क्या होता है कि या तो हम फ्लूइड को स्टेशनरी रखेंगे और वो ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है ना लिक्विड फ्लो करेगा। टाइप यूज डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ। कौन से लिक्विड के लिए आपने कौन सा विस्कोमीटर यूज़ करना है, इट विल बी मेंशन्ड इन द मोनोग्राफ। डिफरेंट तरह के विस्कोमीटर्स होते हैं। कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर होता है, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, फॉलिंग बॉल, फॉलिंग पिस्टन, ऑसिलेटिंग पिस्टन, और ये डिफरेंट तरह के विस्कोमीटर्स हैं जो यूज़ हो सकते हैं। मोस्टली लैब के अंदर कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर यूज़ होता है, उसकी भी फर्दर से एक टाइप होती है। ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर यूज़ होता है लैब के अंदर। फ्लो थ्रू कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर के प्रिंसिपल ये है कि लिक्विड जिसका हमने विस्कोसिटी जिसकी हमने फाइंड आउट करनी है वो फ्लो करता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। विस्कोसिटी इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द कैपिलरी ट्यूब। उसका फ्लो रेट क्या है, किस रेट पे कितने टाइम पे वो फ्लो कर रही है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे विद सम स्टैंडर्ड। बिफोर ईच मेजरमेंट क्लीन विथ क्लीनिंग लिक्विड्स। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले आपने अच्छी तरह से क्लीन करना है विथ बेंजीन फॉलोड बाय एसीटोन एंड देन रिंस विथ प्योरीफाइड वाटर। ठीक है, इस तरह रिंस करने के बाद, वॉश करने के बाद आपने उसको ड्राई करना है। उसके बाद आपने जिस कंडीशंस पे आपने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है वो टेम्परेचर जो कंडीशन है वो आपने कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड को आपने कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर वही टेम्परेचर रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर या फिर अबेलहोल्ड विस्कोमीटर हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों टाइप ऑफ कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर हैं। जो ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर है जिसको हम यू शेप विस्कोमीटर भी कहते हैं, उसका मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से इसमें आप इस मेथड को यूज़ करके विस्कोसिटी फाइंड आउट करते हो। इसमें हमारे पास दो बल्ब्स होती हैं, आप देख सकते हो, एक ए बी जहाँ पे लिखा हुआ एक बल्ब वहाँ पे, और जहाँ पे सी लिखा हुआ एक बल्ब वहाँ पे है। It works on the basis of time of flow of liquid between 2 points under the action of force of gravity। अच्छा, दो पॉइंट्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल ए और बी जो आपके पास मार्क है, इस मार्क से दरमियान फ्लूइड कितने रेट के साथ फ्लो कर रहा है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उस जो है ना रेट को आप फाइंड आउट करोगे, उसको फिर कंपेयर करते हैं किसी स्टैंडर्ड के साथ। यू शेप विस्कोमीटर होता है, इसके दो बल्ब्स होते हैं। सबसे पहले आपने जो है ना डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज प्लेस इन बल्ब सी। बल्ब सी में आपने वॉल्यूम ले लेना है जिस सैंपल का आपने, जिसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, सी तक आपने उसको ले लिया। अब क्या करना है, आपने उस जो है लिक्विड को ना सक करके ना ए तक लेके जाना है। ठीक है, जहाँ पे ए लिखा हुआ है ना उस साइड पे आपने सकर अटैच करना है।
जब आप उसमें शक्कर अटैच करोगे और लिक्विड को सक करोगे तो वो सी से मूव करके ऊपर ए की तरफ आ जाएगा। जब वो ए की तरफ आ जाएगा ना तो वहाँ पे आपने उसको होल्ड करना है और अपना टाइमर स्टार्ट कर देना है। जब आप टाइमर स्टार्ट करोगे और उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में वो ए से लेके बी तक जा रही है। ठीक है, जब ए तक फ्लूइड आ जाता है ना सी से, जब आप उसको सक करके ए तक लेके जाते हो, अब ए पे आपने जो है ना इसको फॉल करवाना है, इसको छोड़ देना है लिक्विड को और उसमें आपने टाइम फाइंड देखना है कि कितने टाइम में, कितने सेकंड्स में, कितने मिनट्स में जो है ना वो ए से लेके बी तक जो है ना फॉल करती है। सबसे पहले आपने ये सारा प्रोसीजर अपने सैंपल पे करना है, उसके बाद आपने जो है ना वाटर पे करना है। वाटर वो स्टैंडर्ड है जिससे आप अपने सैंपल को कंपेयर कर रहे हो। डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास ऑलरेडी नोन होती है, तो आप डेंसिटी भी नोन होती है, उसकी विस्कोसिटी भी नोन होती है और विस्कोसिटी डिफरेंट होती है वाटर के एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो आपने जिस टेम्परेचर पे विस्कोसिटी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया आपने वही विस्कोसिटी उस फार्मूला में डालनी है। फार्मूला हमारे पास ये है कि 1 जहाँ पे भी है ना वो आपके पास सैंपल के लिए और 2 जहाँ पे है वो आपके पास वाटर के लिए। वाटर आपका रेफरेंस है। ईटा 1 इज इक्वल टू D1 मल्टीप्लाइड बाई T1 डिवाइड बाई D2 मल्टीप्लाइड बाई T2 मल्टीप्लाई बाई ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करवा देना ईटा 2 से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो D1 है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। आपने सबसे पहले अपने सैंपल की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है उसके मास और वॉल्यूम से, या फिर उसके लिक्विड के ऊपर गिवन होता है उसके जो है ना लेबलिंग पे कि इसकी डेंसिटी क्या है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपके पास जो वाटर की डेंसिटी है वो आपके पास गिवन है। T1 वो टाइम है जो लिक्विड लेगा फ्रॉम मूविंग फ्रॉम A टू B, और T2 वो टाइम है जब वाटर लेगा फ्रॉम मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। और ईटा 2 आपके पास विस्कोसिटी ऑफ वाटर है जो कि आपके पास नोन होती है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर विस्कोसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ज़रूरी है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन फॉर्मुलेशन लाइक सिरप, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट्स एक्सेट्रा। डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होती हैं लिक्विड फॉर्मुलेशन जिसमें विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्लो फ्रॉम द कंटेनर। कंटेनर में से जब हम किसी लिक्विड को एक्सक्लूड करते हैं तो उसके लिए इतनी विस्कोसिटी होनी चाहिए कि वो ईजिली उसमें से एक्सक्लूड करे। इसके अलावा इंजेक्शंस में जब हम नीडल से जब लिक्विड को फ्लो करवाते हैं तो बहुत ही विस्कस लिक्विड होगा तो वो इजीली फ्लो नहीं कर सकता, और बहुत ही ज़्यादा लेस विस्कोसिटी भी नहीं होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज होनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है। पेशेंट कंप्लायंस भी बहुत इफेक्ट होती है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड से। अगर बहुत ही ज़्यादा फॉर एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा लिक्विड ऑइंटमेंट है तो वो एक जगह पे स्टिक नहीं करेगी, और किसी भी पेशेंट को अगर एक ही जगह पे किसी वुंड पे अप्लाई करना है तो उसके लिए वो सूटेबल नहीं होगी। तो उस चीज़ की विस्कोसिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पेशेंट कंप्लायंस। द विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन इन्फ्लुएंस हीट ट्रांसफर थ्रू इट। विस्कोसिटी किसी भी सोल्यूशन का जो है ना इफेक्ट करती है, हीट ट्रांसफर को भी इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल द कूलिंग ऑफ हॉट सिरप, जब हॉट सिरप कूल करता है तो उसकी विस्कोसिटी जो है ना इंक्रीज़ कर जाएगी, और उसकी जो है ना एवेपोरेशन उसके अंदर जब होगी तो वो हॉट सिरप से कोल्ड सिरप में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी विस्कोसिटी भी जो है ना इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इस तरह हीट ट्रांसफ़र जब उसमें हुआ है, हीट उसमें से मूव आउट करेगी तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। और ऑपोजिट मैकेनिज्म है क्योंकि जो विस्कोसिटी होती है उसका और टेम्परेचर का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। द इवेपोरेशन ऑफ अ विस्कस प्लांट एक्सट्रैक्ट, किसी भी प्लांट एक्सट्रैक्ट की इवेपोरेशन हो रही है, कूलिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना विस्कोसिटी पे डिपेंड करती हैं। यूनिट प्रोसेस सच एज इवेपोरेशन, मिक्सिंग, कूलिंग, डिस्टिलेशन। Viscosity is the parameter which influence heat flow and thus the time required to carry out the process. जितना भी टाइम रिक्वायर्ड होता है ना कूलिंग में, मिक्सिंग में, इवेपोरेशन में, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड। अच्छा, इसके अलावा रियोलॉजिकल बिहेवियर कैन बी स्टडीड। विस्कोसिटी के थ्रू जो है ना आप रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द लिक्विड को स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उस लिक्विड के अंदर जो फ्लो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह से हैं, डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ किस तरह हैं अंडर सम अप्लाइड फोर्सेस और स्ट्रेस।
ऐसे इस आपने लिक्विड्स में इस तरह से करना है कि एज मेंशन इन मोनोग्राफ, जिस तरह से भी जो मेथड स्टेप बाय स्टेप मेथड होगा वो आपने मोनोग्राफ में से देखना है। लेकिन कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, आपके पास 3 मेजर मेथड्स होते हैं, टाइट्रेशन, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या फिर क्रोमेटोग्राफी। इनमें से फर्दर इसकी डिफरेंट डिवीजन्स होती हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वॉल्यूम क्या है, हम ये कहते हैं कि हमारे बैच में जितने भी लिक्विड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उन सारे लिक्विड्स के जो है वॉल्यूम हो वो यूनिफॉर्म हो, उसके अंदर कोई चेंजेस ना हो सकता है कि वॉल्यूम यूनिफॉर्म ना हो तो फर्दर जो है ना जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है या ड्रग अमाउंट है वो भी वेरी कर सकती है। तो हमने वॉल्यूम को जो है ना मेंटेन करना है हर लिक्विड के अंदर, ठीक है। इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन लिक्विड हुज नेट वॉल्यूम इज़ नॉट मोर देन 300 ml। नॉट मोर देन 300 ml होगा, मतलब अप टू 300 ml वाले जितने लिक्विड्स होंगे ये सिर्फ उन्हीं पर हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर आपके पास नॉन विस्कस लिक्विड्स हैं तो सबसे पहले आप उसको जो है ना डाइल्यूट करोगे, किसी नॉन अमाउंट ऑफ वाटर के साथ उसको डाइल्यूट करोगे या फिर किसी और लिक्विड जो भी मेंशन होगा मोनोग्राफ में उसके साथ डाइल्यूट करके उसके बाद आपने उसका फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अगर नॉन विस्कस है तो आप डायरेक्टली उसके कंटेंट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। किसी भी कैलिब्रेटेड जो है ना इंस्ट्रूमेंट के अंदर कैलिब्रेटेड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वगैरह में आप उसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हो वॉल्यूम कितना है। सबसे पहले आप 10 कंटेनर्स पे ये टेस्ट परफॉर्म करोगे, उनके अंदर जितना लिक्विड है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे, उसको कंपेयर करोगे जो आपके पास गिवन रेंज है। अगर एक कंटेनर ऐसा है जिसकी रेंज जो है ना वो अपनी रेंज के अंदर नहीं आ रहा, आउट ऑफ रेंज है, तो आप मज़ीद 10 कंटेनर्स पे ये टेस्ट परफॉर्म करोगे, तो टोटल 20 कंटेनर्स हो गए। इन 20 में से सिर्फ एक कंटेनर ऐसा हो सकता है जो आउट ऑफ रेंज हो, लेकिन एक से ज़्यादा कोई भी कंटेनर ऐसे नहीं होने चाहिए जो आउट ऑफ रेंज हो। अब रेंज क्या है हमारे पास कि अगर आपके पास लिक्विड का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम 50 ml या उससे कम है तो फिर आप क्या करोगे कि परसेंटेज रेंज जो आपके पास परसेंट एरर अलाउड है ना टोटल वो 9% होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100% टोटल वॉल्यूम था तो 100 में से -9 मतलब 91% तक, या फिर 100 + 9 मतलब 109% तक जो है ना लिमिट्स अलाउ है, ठीक है। ±9% तक परसेंटेज एरर आ सकता है। अगर आपके पास ऐसे लिक्विड हैं जिनका वॉल्यूम मोर देन 50 ml है और अप टू 200 ml है, तो ऐसे केस में आपके पास परसेंट एरर ±4.5 तक अलाउड है। अगर आपके पास लिक्विड 200 ml से ज़्यादा है अप टू 300 ml, तो ऐसे केस में आपके पास परसेंट एरर 3% तक अलाउड है, मतलब 100 में से 3 माइनस करो 97 से लेके 1 और 3% तक अलाउड है। इससे ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए। 10 जो कंटेनर्स आपने यूज़ किए हैं उनमें यही रेंज होनी चाहिए। अगर एक कंटेनर है उसकी रेंज इसमें नहीं आ रही तो आप मज़ीद 10 कंटेनर्स पर टेस्ट परफॉर्म करोगे। तो सिर्फ एक ही कंटेनर ऐसा होना चाहिए जिसमें आउट ऑफ रेंज हो, उस बाकी सारे 19 के 19 कंटेनर्स में रेंज विद इन द गिवन रेंज में के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है यूनिफॉर्मिटी ऑफ मैस। यूनिफॉर्मिटी ऑफ मैस में हम क्या करते हैं कि लिक्विड जो प्रेजेंट होता है कंटेनर के अंदर हम उसका मैस फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं विद द गिवन रेंज। आपके पास दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, सिंगल डोज प्रिपरेशन होती हैं और मल्टी डोज प्रिपरेशन होती हैं। मल्टी डोज प्रिपरेशन जो मोस्टली जैसे कफ सिरप्स वगैरह या फिर डिफरेंट सिरप्स घरों में जो यूज़ होती हैं वो मल्टी डोज होती हैं। एक ही कंटेनर के अंदर से आप डिफरेंट 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून जो भी स्पेसिफाइड होगा आप उतना ले सकते हो, उसको हम कहते हैं मल्टी डोज लिक्विड प्रिपरेशन। लेकिन अगर सिंगल डोज लिक्विड प्रिपरेशन है, फॉर एग्जांपल एल्बेंडाजोल प्रिपरेशन, वो पूरी की पूरी लिक्विड एट अ टाइम यूज़ करना होता है, तो उसको हम कहते हैं कि सिंगल डोज प्रिपरेशन। सिंगल डोज प्रिपरेशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी ऑफ मैस हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि सबसे पहले हम 20 कंटेनर्स लेंगे। 20 कंटेनर्स का हमने कंटेंट फाइंड आउट करना है, जो उसके अंदर जो लिक्विड है ना उसका मैस फाइंड आउट करना है और उसको कंपेयर करना है विद द स्पेसिफाइड रेंज। उसमें ये है कि हमने किस तरह से कंटेंट फाइंड आउट किया। सबसे पहले आपने उन 20 कंटेनर्स इंटैक्ट उनका वेट फाइंड आउट किया है। उसके बाद क्या किया आपने उसमें से कंटेनर को ओपन किया है, उसमें से जो लिक्विड है उसको रिमूव किया है अच्छी तरह से। उसके बाद जो आपके पास एम्प्टी कंटेनर है उसका वेट फाइंड आउट किया है, ठीक है। 1 बाय 1 आपने 20 कंटेनर्स का वेट फाइंड आउट कर लिया। अब आपने जो ओरिजिनल कंटेनर था और इंटेक्ट कंटेनर का वेट था उसमें से एम्प्टी कंटेनर को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट इन द कंटेनर, ठीक है। तो ये जो आपके पास मैस आया है ना, इस मैस का आपने एवरेज ले लेना है
जो 20 कंटेनर्स का मैस आया था उन सब का आपने एवरेज ले लिया है, टोटल मैस डिवाइड बाय 20 करोगे तो आपके पास एवरेज मैस आ जाएगा। इस एवरेज मैस को आपने कंपेयर करना है विद द स्पेसिफाइड लिमिट। आपके पास लिमिट ये है कि आपने जो 20 कंटेनर्स यूज़ किए ना वो सारे के सारे ±10% की डेविएशन के अंदर आने चाहिए, इससे ज़्यादा डेविएशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर 1 या 2 कंटेनर ऐसे हैं जो 10% की रेंज में नहीं आ रहे तो वो एटलीस्ट 20% की रेंज में आने चाहिए, इससे ज़्यादा रेंज नहीं है अलाउड। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसे लिक्विड्स हैं जो मल्टी डोज हैं, ठीक है, एक ही कंटेनर के अंदर डिफरेंट डोजेज आप उसमें यूज़ करते हो, तो ऐसे लिक्विड्स के अंदर हम डोजेस पे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पीछे हमने 20 कंटेनर्स का वेट फाइंड आउट किया, यहाँ आपने 20 डोजेस का वेट फाइंड आउट करना है, उसका एवरेज मैस लेना है और उसको कंपेयर करना है। अगर आपके पास 20 के 20 डोजेस में डेविएशन ±10 तक है तो ये सही है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे। लेकिन 1 या 2 डोजेस ऐसे हैं जिसकी डेविएशन 10% से ज़्यादा है तो फिर वो एटलीस्ट ±20% के अंदर आनी चाहिए, इससे ज़्यादा डेविएशन अलाउड नहीं है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन टेस्ट, माइक्रोब्स में भी पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। हमारे पास 2 तरह के माइक्रोब्स होते हैं। पैथोजेनिक वो होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं। नॉन पैथोजेनिक वो माइक्रोब्स होते हैं जो इन्फेक्शन या डिजीज़ तो कॉज नहीं कर रहे, लेकिन वो कोई ना कोई फिजिकल चेंज कर देंगे उस लिक्विड के अंदर। उसका पीएच चेंज हो सकता है, उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन टेस्ट जो हम परफॉर्म करेंगे इसको हम बायोबर्डन टेस्ट भी कहते हैं, बायोबर्डन डिटर्मिनेशन टेस्ट। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया लिविंग ऑन अ सरफेस दैट हैज़ नॉट बीन स्टेरिलाइज्ड एंड मस्ट बी विद इन लिमिट। अच्छा, बायोबर्डन डिटर्मिनेशन टेस्ट को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि ऐसी सरफेस जिसको हमने स्टेरिलाइज नहीं किया हुआ था उसके अंदर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने प्रेजेंट है, बैक्टीरिया या फिर फंजाई को भी हम देखते हैं। ठीक है, हमने जो यहाँ पे लिक्विड्स यूज़ किए हैं ओरल प्रिपरेशंस के लिए यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ओरल प्रिपरेशन के लिए जब हम लिक्विड्स यूज़ करते हैं तो हम उनको स्टेरिलाइज नहीं करते। स्टेरिलाइजेशन मोस्टली पेरेंटल्स के लिए की जाती है। तो फिर ऐसी सरफेस जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन नहीं की गई हम उसमें मतलब ऐसी कंडीशंस रखते हैं कि उसमें जो है ना कोई भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांसेस ना हो। ठीक है, जो आपके ओवरऑल इन्वायरमेंट था जहाँ पे आप प्रिपेयर कर रहे हो लिक्विड को, उस इन्वायरमेंट को आपने इतना कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रखना है कि उसके अंदर कोई भी कंटेमिनेशन ना हो माइक्रोब्स की आपके लिक्विड सैंपल के अंदर। अगर कोई ना कोई कंटेमिनेशन आ रही है तो उसके रीज़न्स क्या हैं? उसका रीज़न ये हो सकता है कि इम्प्रॉपर स्टोरेज है, पैकेजिंग और हैंडलिंग वगैरह सारी चीज़ें इम्प्रॉपर हैं, इस वजह से उसके अंदर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन आ रही है। इसको आप माइक्रोबियल कंटेमिनेशन टेस्ट को किस तरह से परफॉर्म करते हो? सबसे पहले आप मीडिया प्रिपेयर करोगे। हमारे पास 3 तरह के मीडिया होते हैं, मैकॉन्की एगर मीडिया, थायोसल्फेट मीडिया, सैबर डेक्सट्रोस एगर मीडिया। ठीक है, इनमें से ये आप मीडिया प्रिपेयर करोगे एज मेंशन इन मोनोग्राफ, जो भी इनमें से आपको गिवन होगा वही वाला प्रिपेयर करोगे। और ये मीडिया आपने स्टेरिलाइज कंडीशन में प्रिपेयर करने हैं। मीडियास हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं कि इन मीडिया के ऊपर हम माइक्रोब को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, ये जो मीडिया होते हैं ना वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं माइक्रोब्स को ताकि माइक्रोब्स इनके ऊपर ग्रो कर सकें। अब अगर हमने स्टेरिलाइज कंडीशन में इनको नहीं बनाया तो ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन मीडिया के अंदर ही ऑलरेडी माइक्रोब्स आ जाएं। तो आपने स्टेरिलाइज कंडीशन यूज़ करनी है इस वजह से कि माइक्रोब्स पहले से इस मीडिया के अंदर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, जब हम टेस्ट परफॉर्म करें उससे पहले इसके अंदर कोई माइक्रो प्रेजेंट ना हो। आपने सबसे पहले मीडिया प्रिपेयर किया, अब क्या करना है, आपने अपने सैंपल का 1 ml लेना है, उसको स्प्रेड करवा देना है सिलेक्टेड मीडिया, जो भी आपने मीडिया पीछे सिलेक्ट किया उसके ऊपर आपने उसको स्प्रेड करवा दिया है। उसके बाद आपने इस मीडिया को हैविंग 1 ml सैंपल आपने इंक्यूबेट करवा देना है। इंक्यूबेटर के अंदर आपने रखना है फॉर एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 to 48 आवर्स। ठीक है, 1 या 2 दिन तक आपने उसको इंक्यूबेट कर लेना है। आफ्टर इंक्यूबेशन टाइम क्या होगा कि माइक्रोब्स की कॉलोनीज ग्रो करेंगी। ठीक है, आप इन कॉलोनीज़ को आपने फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ़ काउंट इसका देखना है कि कितनी कॉलोनीज़ यहाँ पे बनी हैं। कॉलोनी काउंटर ऑपरेटर्स होता है जिसके थ्रू आप जो है ना कॉलोनीज फाइंड आउट करते हो, जिसके ऊपर जो होता है ना एक मैग्नीफाइंग ग्लास अटैच होता है जिससे आप इजीली इसकी कॉलोनीज काउंट कर सकते हो। आप इसका यूनिट यूज़ करना है CFU पर ml, मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml। 1 ml के अंदर कितने यूनिट प्रेजेंट हैं, कॉलोनीज प्रेजेंट है माइक्रोब्स की। Now this colony can be recognized by either morphological appearance or bioanalytical test.
अब इन कॉलोनीज़ का हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से वाले माइक्रोब्स हैं? एक तो आप मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस से बता सकते हो, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कौन से माइक्रोब्स निडल शेप होते हैं, राउंड शेप होते हैं, कलर क्या होता है, मतलब इन सारी चीज़ें के बेसिस पे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर आप उसके ऊपर कोई ना कोई बायो एनालिटिकल टेस्ट अप्लाई करोगे, उसमें कोई ना कोई चेंजेस आएंगी, कोई केमिकल उस पर अप्लाई करोगे, तो उससे हमें पता चलेगा, जो उसका एंड रिजल्ट होगा ना, उससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। अब हमारे पास एक्सेप्टेबल लिमिट ये है कि अगर आपके पास बैक्टीरियल कॉलोनीज़ हैं तो मैक्सिमम आपके पास 200 काउंट तक होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास फंजाई की कॉलोनीज़ हैं तो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल काउंट 2000 तक है, इससे ज़्यादा कॉलोनीज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। So this was all about quality control test for liquids part 2, and thank you so much for your time.